हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनएसएम क्लासेस पर। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, हमने एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया था। तो आज हम उसी का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के शुरू करते हैं। चैप्टर 4 का नाम है फ्रेंड्स आरंभिक नगर, यानी कि पहले के जो शहर थे वो किस तरह के थे, किस तरह से घर बनाए जाते थे, किस तरह से सब कुछ व्यवस्थित रहता था। बस हमें इस चैप्टर में वही पढ़ना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम पढ़ते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं जो पढ़ा रही हूँ उसका आपको इमेज जो है वो आपको स्क्रीन पे शो करेगा, और मैंने कुछ साइड पे वहां पे नोट किया हुआ है रेड पेन से, तो आप उसे अपने कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। तो हड़प्पा कहाँ है फ्रेंड्स? तो वो अभी आधुनिक पाकिस्तान में है, और वो है कहाँ पे? तो मोंटगोमरी जिला, जो पंजाब में पड़ती है। आगे है फ्रेंड्स, जो आधुनिक पाकिस्तान में है, उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए। उन्हें बनाना था फ्रेंड्स रेलवे लाइन, और वो क्या किए कि वहां के जो हड़प्पा के जो खंडर थे उसके ईंटों को वो लोग उखाड़ के ले जाते हैं, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा। कितने साल पहले फ्रेंड्स? तो 80 साल पहले। और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुराने स्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। मतलब फ्रेंड्स, उस जगह पे जो सामान मिले या कुछ जो पुराने चीज मिले, उन्हें क्या कहा गया फ्रेंड्स? हड़प्पा सभ्यता की इमारतें, जो मतलब उसका टूटा फूटा जो मलबा होगा। और फ्रेंड्स, आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि हड़प्पा नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। और कब हुई थी फ्रेंड्स? तो 1921 में हुई थी। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, उसका अगला टॉपिक है इन नगरों की विशेषता क्या थी। इन नगरों में से कई को दो या उससे अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, मोस्टली जो है पार्ट वो दो भाग में बांटा गया था, यानी कि जो पश्चिम में था, जो वेस्ट में था, वो क्या था? ऊंचा में बना हुआ था। और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। ये हाईलाइट किया हुआ है मेरे बुक पे, तो आप भी अगर अपना बुक अगर आप निकाल के पढ़ रहे हैं तो वहां पे भी आप हाईलाइट कर लीजिएगा। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया था। ऊंचाई वाले भाग को क्या कहा गया था फ्रेंड्स? तो नगर दुर्ग। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया। दोनों हिस्सों की चार दीवारें पक्की ईंटों की बनाई जाती थी, यानी कि जो बाउंड्री दिया जाता था वो किससे बनाई जाती थी फ्रेंड्स? तो पक्की ईंटों की। उसकी ईंटें इतनी अच्छी थी कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे की दीवारें खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने क्या कहा था फ्रेंड्स? महान स्नानागार। आप इसके बारे में कहीं ना कहीं आप सुने होंगे यूट्यूब पे या तो फिर टीवी, ये सब में। मोहनजोदड़ो में एक महान स्नानागार था फ्रेंड्स। और इसका जो इस तालाब को बनाने में किसका यूज किया गया था? तो ईंट और प्लास्टर का। इसमें पानी के रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल चारकोल आपको समझ में आता है फ्रेंड्स? जो लकड़ी का जो जला हुआ पार्ट जो रहता है उसे चारकोल कहा जाता है। जैसे किसी किसी एड में आप देखे होंगे, जैसे कुछ देता है ना एड, ये सब पॉन्स ये सब का, तो उसमें आपको चारकोल के बारे में बताया जाता है। चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। मतलब फ्रेंड्स, आप सपोज कीजिए कि ये एक तालाब है और इसके दोनों साइड क्या होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे सीढ़ी उतरने के लिए बनाया जाता है, जैसे आप नॉर्मली किसी तालाब पे आप देख सकते हैं। और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। जैसे फ्रेंड्स, अभी कभी मकर संक्रांति होता है तो बहुत से लोग अभी झारखंड राज्य में जो हजारीबाग जिला है वहां पे सूरज कुंड नाम का एक स्थान है, जहाँ पे गर्म पानी का जो जल स्रोत है। तो वहां पे क्या होता है फ्रेंड्स कि मकर संक्रांति के दौरान वहां पे स्नान करने के लिए लोग जाते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे जो मोहनजोदड़ो में जो तालाब था वो कोई विशेष अवसर पे ही वहां पे इकट्ठे होते थे लोग और वहां पे स्नान किया जाता था।
और वो भी क्या कहा जा रहा है फ्रेंड्स, शायद, मतलब कंफर्म नहीं है पूरा, लेकिन एक महान स्नानागार था तो जरूरी है कि वही सब हो सकता है। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले। अग्निकुंड का मतलब होता है फ्रेंड्स जो बड़ा सा कुंड होता है ना, जहाँ पे आग जलाया जाता है, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। यज्ञ वाला जो पार्ट है जहाँ पे बड़ा कुछ कुंड जैसा रहता है, वहां पे आग ये सब जला के जो हवन ये सब किया जाता है, उसी को अग्निकुंड कहा जा रहा है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडारगृह मिले। भंडारगृह का मतलब है जहाँ पे किसी चीज को स्टोर करके रखा जाता है ना, उसी को भंडारगृह कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स, उसी में एक आपका मानचित्र दिया हुआ है, तो इसमें आप क्या क्या आपको इसमें देखना है, आपकी स्क्रीन पे शो करता हुआ देखिए फ्रेंड्स, झेलम नदी, चिनाब, रावी, हड़प्पा जो स्थान है, राखीगढ़ी, कालीबंगा, गंवेरी वाला, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, धौलावीरा, सुरकोदता, लोथल। सुरकोदता और लोथल ये दोनों क्या है फ्रेंड्स, ये दोनों बंदरगाह हैं। आप ये सब थोड़ा सा ध्यान देके देखिएगा। उसके बाद ऊपर चले आइए फ्रेंड्स, तो ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। तो ये जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं नाम से, ये सारे आपको क्या मिल जाएंगे फ्रेंड्स, इस मानचित्र पे आपको मिल जाएंगे कि कहाँ कहाँ पे कौन स्थान स्थित है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, उसके आगे लिखा हुआ है, इन सभी स्थलों में पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हुए थे। मिट्टी के लाल बर्तन जिसपे क्या किया था फ्रेंड्स, चित्र बना हुआ था, किससे, काले रंग से। पत्थर के बाट, बाट का मतलब वही फ्रेंड्स जिसे अभी तोला जाता है। मुहरे, मन के, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड। उसके बाद फ्रेंड्स आगे चलते हैं हम लोग। उसके आगे फ्रेंड्स देखिए, यहीं पे आपका शो कर रहा है महान स्नानागार। देखिए फ्रेंड्स किस तरह का, जिस तरह बुक में लिखा हुआ था कि दोनों तरफ से क्या थी फ्रेंड्स, तो सीढ़ियां थी उतरने के लिए, जिस तरह यहाँ पे आपको शो करता होगा। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स यहाँ पे भवन, नाले और सड़कें। नगरों के घर, यानी कि इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिले होते थे। यानी कि हड़प्पा के जो नगर होते थे 1 या 2 मंजिले होते थे, यानी कि नीचे फ्लोर पे और एक अगला। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, यानी कि बीच में आंगन होता था और चारों साइड से क्या होता था फ्रेंड्स, तो घर बनाए जाते हैं। अधिकांश घरों में एक अलग स्नान घर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। अधिकांश घरों में क्या होता था फ्रेंड्स, जैसे अभी हाल के टाइम में क्या होता है कि आपको सभी के घर पे बाथरूम ये सब सारे मिल जाएंगे, लेकिन किसी किसी पे ग्रामीण क्षेत्र पे जो अगर आप जाके देखते हैं तो रेयरली केस में किसी किसी घर पे आपको मिल जाएंगे। और किसी किसी घर पे क्या होता था फ्रेंड्स, तो कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। नगर में जो थे वो नाले, वो क्या थे फ्रेंड्स, तो ढके हुए थे। इसे सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी। क्यों? क्योंकि वो जो पानी है वो आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे। जैसे फ्रेंड्स अभी आप कभी सिटी एरिया जाइएगा तो वहां पे क्या होता है, एक चैम्बर लगा होता है, ताकि वहां पे आदमी रोड के बीच में एक चैम्बर रहता है या साइड पे रहता है, तो वहां पे क्या होता है कि आदमी घुस के वहां पे उस नाले को साफ कर सके। तो सेम टू सेम पहले भी बनाया गया था। नालों के ढके होने के कारण में जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ शो करता होगा, हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कोई आदमी है जो ईंटों की चिनाई कर रहा है। उसके आगे है फ्रेंड्स नगरीय जीवन, यानी कि जो शहर में लोग रहते थे, नगर में रहते थे, उनका जीवन कैसा था। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी, ये अंदाजा किया जा रहा है। यहाँ पे ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। तो कौन फ्रेंड्स, शासक लोग। इन नगरों में लिपिक भी होते थे, जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे। यानी कि लिपि का काम क्या था फ्रेंड्स, तो लिखने का काम था, जो बच नहीं पाई। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार, स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे।
जैसे अभी फ्रेंड्स कभी भी हम कहीं दूसरे स्थान पे जाते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, कुछ हमें अच्छा लगा तो हम क्या करते हैं, वहां से खरीद के ले आते हैं। तो वही वही हाल होता था वहां पे भी। लोग लंबी यात्राएं करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानी, यानी कि उसमें उन्होंने वहां पे क्या देखा, किस तरह फील किया, तो वही सब आके जो एक कहानी का रूप ले लेता था। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे। देखिए फ्रेंड्स, आपको नीचे शो करता होगा मिट्टी के कुछ बने खिलौने हैं, आपको दिखता होगा यहाँ पे। उसके बाद है फ्रेंड्स, उसके साइड पे देखिए एक इमेज दिया हुआ है मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, यानी कि ऊपर वाला जो चित्र है उसमें क्या दिखाया जा रहा है फ्रेंड्स, तो मोहनजोदड़ो के शहर पे जो नाला गुजरा हुआ था तो वो सब दिखाया गया है। उसके बाद एक कुआं दिखाया गया, देखिए यहाँ पे आपको दिखता होगा। उसके बाद है फ्रेंड्स, कुछ यहाँ पे खास नहीं दिया हुआ है, हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पत्थर का जो बाट है उसका इमेज दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, इन बाटों को किसे बनाया गया था, तो चट नामक एक पत्थर होता था जिससे इन्हें बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोलने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं देखिए मनके फ्रेंड्स, यहाँ पे मनके का मतलब आपको समझ में आ रहा है। मनके का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो कुछ आभूषण होता था उसका यूज किया जाता था एसेसरीज की तरह। मतलब कि फ्रेंड्स जैसे अभी लेडी लोग हो गया या जेंट्स जो भी है अपना एसेसरी यूज करते हैं ना, हम लोग कैसे अंगूठी यूज करते हैं या तो फिर गले में कुछ हार यूज करते हैं, तो वही आपका यहाँ पे दिया हुआ आपको दिखता होगा। देखिए फ्रेंड्स, इनमें से मनके कार्नेलियन पत्थरों से बनाए गए थे। किन पत्थरों से बनाए गए थे फ्रेंड्स, तो कार्नेलियन पत्थर से। पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए, इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाई जाए। तो ये तो इजी फ्रेंड्स, आपको समझ में भी आ जाएगा। इसके आगे देखिए फ्रेंड्स, हम ऊपर में पढ़ते हैं नगर और नए शिल्प। तो इसमें क्या था फ्रेंड्स, पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, तांबे और कांसे से क्या बनाया गया था फ्रेंड्स, तो औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि तांबे और कांसे से क्या बनाया जाता था, तो औजार, हथियार, गहने और बर्तन, जबकि सोने और चांदी से केवल गहने और बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके आगे है यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। उसके आगे है फ्रेंड्स, हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग किस चीज से मुहर बनाते थे, तो पत्थर की मुहरें बनाते थे। इन आयताकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। ये सब आपको जनरल कंपटीशन में कभी ना कभी अगर पूछ दिया जाए, लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लाइन बाय लाइन याद रखना है कि कहाँ पे क्या बोला गया था। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ये याद रखिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बूढ़े व्यक्ति का एक चित्र दिया हुआ है। तो यह एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है। और उसमें क्या किया गया है फ्रेंड्स, तो इनमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। देखिए आपको दिखता होगा यहाँ पे। आगे हम पढ़ते हैं, संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। इसे याद रखिएगा फ्रेंड्स। और मेहरगढ़ कहाँ अभी पड़ता है, तो वो पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। इससे क्या हमें जानकारी होता है फ्रेंड्स कि 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। पक्की मिट्टी तथा फेयोंस से बनी, फेयोंस शायद मैंने आपको नहीं बताया, आगे है। पक्की मिट्टी तथा फेयोंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने साइड पे एक नोट किया हुआ है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा कहाँ पे है। बार बार ये वर्ड आते हैं तो आपको याद हो जाना चाहिए कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ पे स्थित है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहा जाता है जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। विशेषज्ञ बोलते ना फ्रेंड्स, स्पेशलिस्ट जिसको बोला जाता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मुहरों पर पच्चीकारी करना आदि। देखिए फ्रेंड्स, पृष्ठ नंबर 36 पे दिया हुआ है, वहां पे एक आपकी मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया, यानी कि इस मूर्ति के बारे में कहा जा रहा है। और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही।
शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। मतलब ये कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि इसे महिलाओं ने बनाया था या फिर पुरुषों ने बनाया था। हो सकता है शायद दोनों ने मिलकर काम किया हो। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको फेमस के बारे में मैं अभी कुछ कहना चाह रही थी अभी। तो उसमें फेमस में क्या है फ्रेंड्स कि ये किस तरह से बनाया गया था। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेमस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। पत्थर और शंख जो है फ्रेंड्स वो प्राकृतिक तौर पर बनाए जाते थे, लेकिन फेमस को कृत्रिम यानी कि खुद से बनाया जाता था। कैसे? तो बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती थी। वो दोनों को मिला करके क्या किया जाता था फ्रेंड्स, तो उसे वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फेवन से मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। क्या क्या बनाए थे फ्रेंड्स? मनके यानी कि जो गहने के सामान होते थे, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। और ये जो होता था फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज्यादा महंगा होता था। फेमस का जो सामान बनता था वो महंगा आता था। कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थों को कहा जाता है जो या तो प्राकृतिक रूप में मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल है। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती है। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसे बाद में क्या करके बनाया जाता है फ्रेंड्स? कपड़ा। तो कताई और बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वहीं मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। यानी कि देखिए फ्रेंड्स, हमें अभी कुछ जरूरत होता है तो कुछ सामान या तो हमारे आसपास मिल जाते हैं, हमारे मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सामान होते हैं जिनके लिए हमें बाहर जाना पड़ता है। तो वही चीज होता था उस टाइम पे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। यानी कि तांबे का जो आयात है कहाँ से किया जाता था? तो राजस्थान में एक खेतड़ी जगह है, वहां से किया जाता था। क्या? राजस्थान से तांबे का आयात किया जाता था। यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। ये सब याद रखिएगा फ्रेंड्स। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात। सोने का आयात कहाँ फ्रेंड्स? तो आधुनिक कर्नाटक। इसे याद रखने का सबसे बेहतर तरीका क्या है फ्रेंड्स? तो कभी भी आप मूवी जब देखते हैं साउथ इंडिया की, तो उसमें आप शादी ये सब देख लीजिए, तो वहां पे जो एक्ट्रेस रहती है तो आप उसे देखिएगा कि ऊपर से नीचे पूरा केवल वो सोना ही सोना पहने हुए रहती है। तो आप ये याद रख सकते हैं कि सोने का आयात कर्नाटक भी आपका दक्षिण भारत में ही पड़ता है, कर्नाटक। और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात। उसके बाद फ्रेंड्स ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो सोने के लिए मैंने आपको कुछ बता दिया, बाकी आप खुद से ही सोच सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड दिया हुआ है यहाँ पे एक लकड़ी का कुछ घोड़ा गाड़ी टाइप का है, तो आप उसे देख सकते हैं। यहाँ पे साइड पे दिया हुआ है बैलगाड़ी है फ्रेंड्स, घोड़ा गाड़ी नहीं है, सॉरी। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखक और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे। जो लकड़ी का जो सामान है फ्रेंड्स वो खराब हो जाता है, उसमें जो आपका दीमक ये सब लग जाता है ना, तो उसे खराब हो जाता है। लेकिन हल के आकार के खिलौने मिल रहे हैं, तो खिलौने मिलने से क्या पता चलता है फ्रेंड्स कि पहले के जो इंसान थे वे क्या करते थे, उस तरह के सामान को यूज किया करते थे। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। जैसे पानी का संचय किया जाता होगा, यानी कि पानी को स्टोर करके रखा जाता होगा। जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। सिंचाई का मतलब फ्रेंड उसमें जो पानी देना जिसको बोलते हैं नोई। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इसमें ज्यादा तो नहीं है, बस एक पेज है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो। अगला टॉपिक है फ्रेंड्स गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण।
कच्छ के इलाके में खादीर बेट के किनारे धौलावीरा नगर बसा हुआ था। वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। तो फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के नगर को 2 भागों में बांटा जाता था, जबकि धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा जाता था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाता था। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। जो अभिलेख थे फ्रेंड्स, उसको कहाँ पे जड़ा गया था? तो लकड़ियों में। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं में पाए जाते थे। हड़प्पा के जो लेख थे वो छोटी वस्तुओं पे पाए जाते थे। लेख मुहर टाइप जो छोटा रहता ना, उस टाइप में वहां पे पाया जाता था। लेकिन जो यहाँ पे हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों में खुदा पाया गया है, इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। तो किस जगह पे फ्रेंड्स? तो लोथल में। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पे बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। किस जगह पे फ्रेंड्स? तो लोथल पे। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारगृह भी था। इस भंडारगृह से कई मुहरे और मुद्रांकन या मुहरबंदी का मतलब क्या फ्रेंड्स? गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप। मुहरबंदी का मतलब यही होता है। वो वहां पे क्या हुआ फ्रेंड्स? तो मिले हैं। अगला है फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इमारत भी मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। किस जगह पे फ्रेंड्स? लोथल में। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ पे मिले हैं। अगला है फ्रेंड्स, मुद्रा, मुहर और मुद्रांकन या मुहरबंदी। मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मुहर लगाई जाती थी। मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए कोई सामान हमने यहाँ से किसी और जगह पे भेजा, तो पहले के जमाने में क्या होता था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान वहाँ कोई डब्बा है, ठीक ना, और उसको कहीं दूसरी जगह पे भेजा जा रहा है, तो पहले के जमाने पे तो टेपिंग ये सब था नहीं कि उसको टेपिंग कर दिया जाए और भेज दिया जाए। तो वहां पे क्या करते थे फ्रेंड्स, जो आदमी लोग होते थे वे डब्बे के ऊपर जो उसका मुहाना रहता था वहां पे गीली मिट्टी पोत के वहां पे अपना मुहर लगा देते थे। उससे क्या होता था फ्रेंड्स, उसमें उसका छाप आता था। और अगर वो जो बीच वाला जो पार्ट है वो अगर टूटा रहता था तो समझ में आ जाता था कि इस डब्बे के साथ में कुछ छेड़छाड़ हुआ है। और अगर वो ऐसा ही रहता था तो मतलब समझना है उसका क्या, कि उस डब्बे के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं हुआ है। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग भी बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। झुग्गीनुमा का मतलब होता है जैसे ऐसे ही कहीं पे तंबू ये सब गाड़ के रहना। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसके कारण यह हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हुआ होगा। हड़प्पा सभ्यता का तो पता चल रहा है कि ये सब इतना रीजन था, बट सभी नगरों का अंत कैसे हो गया ये पता नहीं, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर तो कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां भी उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे। इसके लगभग 1400 साल बाद नगरों का विकास हुआ और इसके बारे में हम कहाँ पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो चैप्टर 6 और 9 में। यहाँ पे कुछ छोटा सा पार्ट दिया हुआ उसको भी हम देख लेते हैं। नील नदी के आसपास, तो नील नदी कहाँ है फ्रेंड्स, ये आपका काम है, आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके इसे बताइएगा। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है।
लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी और हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े बड़े मकबरे बनवाए, जिन्हें क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो पिरामिड कहा जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को इन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। जो राजा लोग डेथ करते थे कहाँ पे? मिस्र में। तो उनके जो शव थे, उनके लाशों को किसके अंदर में दफनाया जाता था? पिरामिडों के अंदर में दफनाया जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता है। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी, जैसे खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल है। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। तो ये जो पार्ट है ना फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए मैं जहाँ पे ट्यूशन पढ़ती थी पहले, हजारीबाग में मैंने कोचिंग किया है। तो वहाँ पे जब मैं पढ़ती थी तो वहाँ के एक टीचर थे। तो उस टीचर ने कहा था कि अगर आपको किसी भी चीज को याद करना है ना, तो आप ज्यादा से ज्यादा मूवी देखिए। ऐसा नहीं कि आप दिन भर बैठ के मूवी ही देखते रहिए। तो उसे क्या होता है फ्रेंड्स कि उसे वो सब चीजें आपको याद आती हैं। तो मैंने ये पढ़ा, इससे पहले मैंने एक मूवी देखी हुई थी द मम्मी करके। तो वो वैसे भी वेबसाइट ये सब में अवेलेबल है। तो आप जब उसे पढ़िएगा ना फ्रेंड्स, सॉरी उसे जब देखिएगा और इस बुक को जब पढ़िएगा, तो आपको दिखाई देंगी कि किस तरह से ये आपको मतलब बोलते हैं ना कि किस तरह से आपको समझ में आता है। वो आपको समझ आ जाएगा कि इस चैप्टर में कहा क्या जा रहा है और क्या क्या हुआ था। उसके बाद फ्रेंड्स एक मोहनजोदड़ो जो भी है, वो एक जो मूवी मोहनजोदारो जो एक मूवी बनी हुई थी, आप उसे भी देखिएगा तो ये चैप्टर आपको आसानी से समझ आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। और अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।